नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात किसानों की करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर 2 हफ्ते से बंद सर्विस लेन पर आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो गई है। उधर हरियाणा के भी 7 जिलों में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। इस बीच किसान नेता सरवर सिंह पंधे ने कहा है कि इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। जिस तरह से कल हमने समीक्षा की है, फिर विश्व व्यापार संस्था की जो 1995 ने भारत सरकार ने वो उसको साइन किया था, उनकी जो नीतियां जैसे मोटा मोटी, एक तो WTO की नीति जो है वो प्रभावित करती है खुली मंडी को, भी खुली मंडी बनाएंगे, खुली मंडी बनाएंगे। एक तो वो समझौता अच्छा नहीं। खुली मंडी का मतलब है भी कोई मंडी में फसलों के दाम तय नहीं किए जाएंगे, सरकारी खरीद पूरी तरह बंद करना, और जो MSP गारंटी कानून जैसे बनाना या MSP को ऐलान करना, ये सब बंद करने की बात थी। और बीते शाम हरियाणा INLD चीफ नफे सिंह राठी को आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया था, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी को लेकर नफे सिंह राठी के छोटे बेटे जितेंद्र राठी ने शहर के बड़े नेताओं पर इस हत्याकांड को लेकर शक जताया है। साथ ही किसी गैंग से इस मामले के जुड़े होने से साफ इनकार किया है। जितेंद्र राठी ने कहा कि उनके पिता 10 से ज्यादा बार CM से मिलकर सुरक्षा की मांग कर चुके थे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से बादरगढ़ की सेवा करी। 2 मरतबा यहाँ से चेयरमैन रहे नगर पालिका के। शहर को पहली मरकरी लाइट दी, CC गड़ियाँ दी, कॉलोनियाँ मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के MLA बने, बादरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। क्यों? यहाँ पे गुंडे मंत्रियां मांगते थे। हमारी सरकार आई, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, शहर हमारा पीसफुल हो गया था, तरक्की की राह देख रहे थे लोग यहाँ पे। राजनीतिक तौर पे जितनी मजबूती से हम अपने हलके की आवाज उठा रहे थे, शायद वे उन लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में 3 जनसभा करेंगे। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 10 मार्च को ब्रिगेड में जनसभा का आह्वान किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पहले प्रधानमंत्री मार्च के पहले सप्ताह में ये जनसभाएं करने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कसौटी पर खरी उतरने के लिए तैयार है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 CPC में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए
मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। यानी मोटे तौर पे कहे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पूजा पर रोक पर नहीं जो है। ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि वे हर तरह का दबाव बनाएंगे, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पर दबाव नहीं चलेगा। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो देखिए, सरकार की कोशिश होगी। उधर मध्य प्रदेश के मेतिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अकलसराका में जहां पर अवैध खनन प्रकाश में आया है और लगातार अवैध खनन की इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार लोगों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर बीच में बैठे अधिकारियों के संरक्षण के चलते तेज तर्रार की तरह अवैध खनन किया जा रहा है। उस जगह को ब्लास्टिंग कर अवैध मिट्टी का उत्खनन हो रहा है, जिसकी जानकारी तहसील लक्ष्मीकांत कोरी मेथिया को दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं और खनिज विभाग का हवाला दिया गया। वहीं दूसरी ओर जब जिला कलेक्टर में जाने पर डीएम कार्यालय में नहीं मिले, अपर कलेक्टर श्री बी एल लाकड़ा को बताया गया कि उन्होंने साफ कहा है कि माइनिंग वाले काम है। यहां तक ये कहा गया कि गांव तक को मैं नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बीच में बसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि खनन माफिया धड़ल्ले से बेखौफ होकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन द्वारा आयोजित द्वितीय राज्य स्तर शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे हमेशा कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल, वैसा ही नजारा यहां देखने को मिला। यह महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिली। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और इस तरह जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस और वोकल फॉर लोकल, ये आज दिखाई दिया यहाँ पर। इतना सारा स्टॉल यहाँ पर आया हुआ है और SHG ग्रुप इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन से 3 स्टेट से भी आए हुए फर्स्ट टाइम। तो लास्ट ईयर तो खाली त्रिपुरा, जो जितना त्रिपुरा शहर है वहाँ से तो आए हुए लोग। और इससे एक चीज हुआ है कि जो हमारे महिला और नारी शक्ति का जो सशक्तिकरण जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, वो अभी यहाँ पर हमने देखा। और खास करके ये लोग जो NPA एकदम बिल्कुल नहीं है, जितना बैंक लोन हम लोग दिए हैं, और ये सक्सेस रेट मैं समझता हूँ 100% मोरलेस। तो इस हिसाब से ये बहुत जरूरी था। स्ट्रीट वेंडर जो है, इनको भी आप देखो किस तरह हमने उनको सहायता किए हैं, लोन भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से और लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीते दिन पहले पीएम मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखने का काम किया है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया हो और आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ होगा।
विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में जमकर घोटाले हुए। आपने 2014 में मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिसके बाद से देश विकास के पथ पर चल पड़ा। पहले की सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी। चारों दिशाओं में निर्माण कार्य चल रहा है। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मिणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज समुद्र द्वारिका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करके आया हूं। उन्होंने कहा कि आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला। 6 साल पहले मुझे इस सेतु का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा से बेट द्वारका को जोड़ेगा और द्वारकाधीश के दर्शन को आसान बनाएगा। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का सेवक मोदी की गारंटी है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे लंबे केबल आधारित पुल की सौगात दी। गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर सुदर्शन सेतु का उद्घाटन उन्होंने किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा द्वारका है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को तगड़ा झटका लगाया, क्योंकि बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। कई नेता लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीतिक पार्टियों में भी उथल-पुथल बरकरार है। कई नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में यूपी में भी बसपा को तगड़ा झटका लगा है। यहां अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांडे के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बिना उनका नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है। इस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। उन्होंने लिखा कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया। मायावती ने लिखा कि क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। बता दें कि रितेश काफी समय से बीएसपी से नाराज चल रहे थे। अपने पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कई बार पार्टी सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। रितेश बीएसपी की तरफ से अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे बसपा से चुनाव लड़कर सांसद बने। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी एक बार बसपा से सांसद रह चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से राकेश पांडे ने बीएसपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। बहरहाल एक तरफ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है, वहीं बसपा को एक तगड़ा झटका लगा है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।